हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का 15th चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज प्रोबेबिलिटी। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने रियल नंबर्स पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स पढ़ा था एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था और सर्कल्स पढ़ा था। आज हम 15th चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, या आप प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। यदि आपको याद हो तो आपने 6th 7th में ही डाटा हैंडलिंग पढ़ा होगा, और फिर डाटा हैंडलिंग को हमने जब डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें फिर हमने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है चांसेस। प्रोबेबिलिटी का जो मतलब है उसका मीनिंग है चांसेस। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो जनरल मीनिंग है उसका क्या मतलब है कि किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं। जब हम उसको मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की संभावना कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे जो ये वर्ड है प्रोबेबिलिटी, हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत बार यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूं कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज बारिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। या फिर मैं बोलता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली कल मैं वहां पर जाऊंगा, मतलब कि मैं वहां पर जाने के मेरे चांसेस, कहीं जाने के मेरे चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैथ्स में हम प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ेंगे, हम मैथमेटिकली वैल्यू फाइंड करेंगे कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने, उसकी हम मैथमेटिकली वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ये आप पहले की क्लासेस में ही पढ़ चुके हो, इसलिए मैं वापस से इसके डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब ये फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है और टोटल आउटकम्स का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास में कॉइन है, ठीक है। तो कॉइन को जब मैंने टॉस किया तो यहां पर टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब टोटल कितने आउटकम हो गए, 2 आउटकम्स। मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, मुझे क्या चाहिए, टेल चाहिए। तो उस कॉइन में कितने टेल हैं, एक हेड है और एक टेल है। तो मेरा फेवरेबल आउटकम टेल 1 टाइम ही आता है, एक बार आता है कॉइन में। तो मेरा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम हो गया 1 और टोटल आउटकम हो गया 2। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल आउटकम एंड फेवरेबल आउटकम। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक डाइस है। तो डाइस में जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं आएगा। तो यहां पर टोटल आउटकम कितने हो गए, 6। अब फेवरेबल आउटकम कैसे पता करें। तो फेवरेबल आउटकम डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना चाहते हो। यदि मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब आपने एक डाइस को थ्रो किया तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो यहां पर आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, जितने भी इवन नंबर्स उस डाइस में हैं वो हो जाएंगे आपके फेवरेबल आउटकम। तो यहां पर इवन नंबर कितने हैं, एक तो 2 देन 4 देन 6। तो 3 नंबर ऐसे हैं जो कि इवन नंबर है। तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3।
अब मुझे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6 विच इज 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। 1/2 का क्या मतलब है, यदि मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूं तो इंटू 100 यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 50%। मतलब 50% चांस है कि इवन नंबर आएगा और 50% चांस है कि इवन नंबर नहीं आएगा, मतलब ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको हम परसेंट में भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, इसको यदि आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 50%। और ऑब्वियस सी बात है कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो मतलब आधे चांसेस हैं कि हेड आ जाए, आधे चांसेस हैं कि टेल आ जाए। तो 50% चांसेस है कि हेड आएगा या 50% चांसेस है कि टेल आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में कुछ और चीजें हम समझ लेते हैं। अब देखो, दो टाइप के इवेंट्स होते हैं। पहला जो इवेंट होता है उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी जो है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो या तो 1 या 1 से कम होगी और 0 या 0 से ज्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मान लो डाइस थ्रो किया तो टोटल आउटकम हो गए 6। जो फेवरेबल आउटकम है क्या वो 6 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? फेवरेबल आउटकम तो उसी में से होंगे ना, जो टोटल आउटकम है उसी में से कोई ना कोई आउटकम जो है वो फेवरेबल में आएगा। तो फेवरेबल आउटकम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि मान लो कि फेवरेबल आउटकम 6 हो गए तो 6/6 प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। और मिनिमम 0 कैसे होगी, जैसे मैंने बोल दिया कि डाइस को हमने थ्रो किया एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। डाइस को थ्रो करने के बाद में 7 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो क्या डाइस में कभी भी 7 आ सकता है क्या? उसमें तो 6 तक के ही नंबर होते हैं। तो यहां पर आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डाइस में 7 होता ही नहीं है। मतलब फेवरेबल आउटकम हमारा वहां पर कुछ भी नहीं होगा। तो वहां पर मुझे फेवरेबल आउटकम क्या लिखना पड़ेगा, 0। और 0/6 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 होगी और मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 1 होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगी और 0 से कम नहीं आ सकती। यदि आ रही है मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत किया है। तो अब देखो, दो टाइप के इवेंट होते हैं। पहला इवेंट होता है श्योर इवेंट और दूसरा इवेंट होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि डाइस थ्रो किया और उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो उस केस में जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या वहां पर फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि डाइस को थ्रो करने पर 7 आ नहीं सकता है। तो 0/6, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। और उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, की ऐसा हो ही नहीं सकता, डाइस थ्रो करने पर 7 आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो कौन सा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट क्या होगा कि मैंने एक डाइस थ्रो किया और मैंने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 6। मैंने बोला कि 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो यहां पर इस केस में 1 भी आएगा तो भी चलेगा, उस 2 भी आएगा तो भी चलेगा, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आए, हमें सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए और टोटल आउटकम भी कितने हो गए, 6 हो गए।
ठीक है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो उस टाइप के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। ठीक है, या फिर मैंने ऐसा बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 7। मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन जीरो से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। डाइस को थ्रो करने पर ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि नंबर जो मिले वो 0 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो जो भी नंबर आएगा वो 0 से तो बड़ा ही होगा और 7 से छोटा ही होगा। मतलब सारे आउटकम जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6, और टोटल आउटकम भी कितने हो गए, 6। तो ये वाला जो इवेंट है, मतलब मैंने डाइस को थ्रो किया तो ये इवेंट हमेशा सक्सेसफुल होगा ही होगा। मतलब ये कौन सा इवेंट कहलाएगा, श्योर इवेंट कहलाएगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। समझ गए? तो श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट में ये डिफरेंस होता है। इसके बाद में इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है कि जैसे कॉइन है, कॉइन में दो आउटकम होते हैं, हेड और टेल। यहां पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ठीक है, मतलब ये जो दोनों इवेंट है, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, हेड जो आउटकम है और टेल जो आउटकम है, वो दोनों कौन से आउटकम कहलाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसके बाद में एक और चीज कि जितने भी पॉसिबल इवेंट्स होते हैं उन सब का सम जो है वो कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। जैसे मैंने बोला कि कॉइन टॉस किया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल ही होगा। और कुछ पॉसिबल आउटकम है क्या यहाँ पर, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ई डैश का मतलब है कि उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आएगा तो मतलब क्या आएगा, टेल आएगा। इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। ठीक है, डाइस थ्रो किया तो इवन नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी और इवन नंबर्स के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम है वो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि ओरली हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो जिसमें मुझे बोर्ड पर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि डिफिकल्ट है वो हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, अदरवाइज मैं थोड़े थोड़े से मैं लिख करके आपको समझा दूंगा। देखो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 में आपको दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम हो गया 1, क्योंकि हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी। और टोटल कितने हो गए, टोटल आउटकम हो गए 2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/2। प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। एक बैग में रेड बॉल है, एक रेड बॉल है
एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, ठीक है। मतलब टोटल कितनी बॉल्स है? 3 बॉल्स है। ऑल दी बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग एट इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट येलो बॉल? येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया और टोटल आउटकम कितने हैं? 3। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। वैसे ही रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 हो जाएगी और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 समझते हैं। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, हमने एक डाइस को थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? तो देखो, जब हमने डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अब सैंपल स्पेस क्या होता है? ये एक नई टर्म है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि जब आपने डाइस को थ्रो किया तो टोटल क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। उन आउटकम्स को जब हम लिखते हैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं मतलब सेट्स बोलते हैं उनको। सेट्स अभी आपको कोर्स में नहीं है, आपको सेट समझ में नहीं आएगा। आगे ध्यान रखना कि डाइस को थ्रो करने पर जितने भी आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। तो इन सारे आउटकम्स को जब मैं इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में लिखता हूं तो ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं एक सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स, ठीक है। तो इस सेट को बोला जाता है सैंपल स्पेस। तो यहां पर सैंपल स्पेस बनेगा ये। टोटल आउटकम यहां पर कितने हैं? 6। और उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, मतलब 5 या 6। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2। तो 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6 विच इज 1/3, ठीक है। फिर आगे उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। 4 से छोटा या 4 के इक्वल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। मतलब कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। उसने बोला है 4 से छोटा नहीं बोला है, लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 से छोटा या 4 के इक्वल। तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4 और टोटल 6 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6 विच इज 2/3, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहां पर हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये दोनों नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। और बाकी इन चारों नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। इन दोनों का यदि आप सम करोगे 1/3 प्लस 2/3 तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और वही चीज मैंने अभी आपको समझाई थी कि ये इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इसके अलावा जो बचे हुए इवेंट्स हैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये यहां पर हमने वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपने कभी कार्ड्स प्ले खेला हो तो आपको शायद पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं आपको समझाता हूं कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, सबसे पहले हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 2 कलर्स के होते हैं, रेड कलर होता है और ब्लैक कलर होता है, और 4 शेप होते हैं। सबसे पहला शेप जो होता है ये रेड कलर का होता है, इस शेप का, जिसको हम बोलते हैं हार्ट्स। दिल जैसा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हार्ट्स। दूसरा भी रेड कलर होता है बट उसका शेप ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं डायमंड। ये भी रेड कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं डायमंड, डायमंड्स। फिर ब्लैक कलर,
इसको हम बोलते हैं स्पेड्स। और फिर ब्लैक कलर का एक और होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है चिड़ी और ऐसे बोलते हैं क्लब। ठीक है, ये ब्लैक होता है, इसको हिंदी में चिड़ी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, मुझे कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं काला पानी। इसको बोलते हैं ईट। और इसको बोलते हैं लाल पान। हिंदी में ये नाम होते हैं। ठीक है, अब इन कार्ड्स में लाल पान के भी 13 कार्ड्स होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं और इसके भी 13 होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो मैं यहां पर सारे नहीं लिख रहा हूं, बोर्ड पे आएंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन जैक, क्वीन एंड किंग। 1 से लेकर के 10 तक तो नंबर्स लिखे हुए होते हैं। 11th कार्ड पर जे बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं जैक। इसको बोलते हैं क्वीन और इसको बोलते हैं किंग। और 1 को बोलते हैं एस। वैसे ही इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग। इसमें भी वही चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग। इसमें भी वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग। जो जिस पर 1 नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस। इसको बोलते हैं जैक, इसको बोलते हैं क्वीन और इसको बोलते हैं किंग। और ये जो 3 कार्ड्स हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? फेस कार्ड्स में। मतलब सब में इनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स। क्यों बोलते हैं फेस कार्ड? क्योंकि इन तीनों कार्ड्स पर फेस बना हुआ होता है। जैसे इस पर राजा बना हुआ होता है, ये क्वीन है तो इस पर रानी बनी हुई होती है, और वो जैक है तो उस पर भी कोई फेस बना हुआ होता है। आई डोंट नो मच अबाउट द कार्ड्स, बट मैंने देखा है और आप भी देख सकते हो अपने घर पे, या फिर आपको ऑनलाइन गूगल पर भी आप सर्च करोगे तो आपको कार्ड्स की सारी फोटोज उस पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड। यदि मैं आपसे पूछूं कि पूरे 52 कार्ड्स में एस कितने हैं? एस मतलब इक्का, तो कितने एस है? 1 2 3 4, 4 एस है। फिर 2 नंबर वाले कितने कार्ड से? 4 है। 3 नंबर वाले भी 4 हैं। ऐसे हर टाइप के कितने कार्ड से? 4 4 हैं। जैक कितने होंगे? 4 होंगे। क्वीन कितनी होगी? 4 होगी। किंग कितने होंगे? 4 होंगे। और यदि मैंने आपसे पूछा टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12। टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12 फेस कार्ड्स यहां पर होंगे। ठीक है, तो अब ये चीज यदि आपको समझ में आ गई तो हम यहां पर क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 4, ये अभी मैं यहीं पर बना हुआ रहने देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल 4 में बोला है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स को अच्छे से शफल किया और उसमें से एक कार्ड हमने ड्रॉ किया, मतलब निकाला। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। एस आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो एस कितने हैं यहाँ पर? उसने कुछ पर्टिकुलर एस नहीं बोला है। उसने ये नहीं बोला है कि हार्ट्स का ही एस चाहिए या फिर डायमंड्स का ही एस चाहिए। उसने बोला एस आने की प्रोबेबिलिटी कोई सा भी हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? मैं सीधे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि एस कितने हैं? 4। और टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/13। ठीक है, फिर उसने बोला नॉट एन एस कार्ड, मतलब एस नहीं होना चाहिए। एस के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? मुझे ये चारों एस नहीं चाहिए, इसके अलावा कोई भी कार्ड आ सकता है। तो टोटल 52 है, 52 में से 4 कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 48, क्योंकि 52 में से ये 4 मैंने हटा दिए। ये 4 नहीं चाहिए,
बाकी कुछ भी आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 48 और टोटल आउटकम तो 52 ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एस आने की भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली और एस नहीं आने की भी प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, 2 players संगीता एंड रेशमा play a tennis match. It is known that the probability of संगीता winning the match, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी, विन होने की प्रोबेबिलिटी है 0.62. What is the probability of रेशमा winning the match? देखो अच्छा क्वेश्चन है। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है और उसने पूछी किसकी प्रोबेबिलिटी है, रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62। तो अभी मैंने आपको बताया था कि संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब संगीता के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम होगा 1 के इक्वल। बट उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62 प्लस उसके नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो उसके नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 0.62, यह आएगा आपका 0.38। तो संगीता के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो संगीता नहीं जीती मतलब कि कौन जीता, रेशमा जीता, रेशमा जीती। तो संगीता के नहीं जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेशमा की कौन सी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.38। ठीक है, एग्जाम्पल 6। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे और द सेम बर्थडे। दोनों दोस्त हैं, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। उसने बाद में लिखा है ब्रैकेट में इग्नोरिंग लीप ईयर, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं बट लीप ईयर हम यहां पर नहीं देख रहे हैं। तो टोटल आउटकम होगा 365। अब दोनों का डिफरेंट बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मान लेते हैं कि सविता का बर्थडे आज है, आज के दिन सविता का बर्थडे है, दोनों का सेम डे पर नहीं आना चाहिए। तो यदि सविता का बर्थडे आज है तो हमीदा के लिए कितने ऑप्शन बचे कि उसका बर्थडे जो है वो आज नहीं आए। तो कितने दिन बचे 364। डिफरेंट बर्थडे के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 364। यदि सविता का बर्थडे आज है तो हमीदा के पास में फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 364। सॉरी, ठीक है, कि हमीदा का बर्थडे बाकी के 364 डेज में से कभी भी आए तो दोनों का सेम डे पर नहीं हो सकता और टोटल आउटकम है 365। तो डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 364 अपॉन 365। ठीक है, और सेम डे पर बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो मान लो सविता का बर्थडे आज है तो हमीदा के पास में अब कितने ऑप्शन है, एक ही दिन है, उसका भी आज ही होना चाहिए बर्थडे। मतलब उस केस में फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 अपॉन 365। क्लियर। चलो अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का पेज नंबर 303 एग्जाम्पल 7। देखो क्या दिया है यहाँ पर, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे।
there are 40 students in a class of school whom 25 are girls and 15 are boys. टोटल क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40, जिसमें से गर्ल्स हैं 25 एंड बॉयज हैं 15. ठीक है. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. Then she puts cards in a bag and stirs them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl and a boy? पहले आपको बताना है उसने क्या किया, क्लास टीचर ने क्या किया कि सारे स्टूडेंट्स के नेम्स जो है वो कार्ड्स पर लिख दिया, आइडेंटिकल कार्ड्स हैं, और उनको एक बॉक्स में रख दिया और उनको अच्छे से शफल कर दिया, थोरोली शफल कर दिया. और उसके बाद में एक कार्ड निकाला, तो कार्ड पर बॉय गर्ल का नाम हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो मुझे निकालना है कि गर्ल का नाम आने की प्रोबेबिलिटी. तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 25 और टोटल आउटकम हो गए 40. 5/8. और वैसे ही बॉय का नाम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15/40. 3/8. ठीक है. तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, वो आपको खुद से करना है. सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है. एग्जाम्पल 9 देख लेते हैं. हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली. हरप्रीत ने दो कॉइन को एक साथ टॉस किया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड. देखो एग्जाम्पल नंबर 9. 2 कॉइन को यदि मैं टॉस करता हूं तो मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आउटकम आ सकता है. दोनों पर हेड आ गया, पहले पर भी हेड दूसरे पर भी हेड, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर दोनों पर टेल आ गया. मतलब कि टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4. अब फेवरेबल आउटकम देखते हैं. तो यहां पर आपसे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड. कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है कि उसमें एक हेड वाले भी आ जाएंगे. एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक हेड या एक से ज्यादा हेड. तो ये वाले आउटकम्स भी आ जाएंगे क्योंकि इसमें एक हेड आ रहा है, और ये वाला आउटकम भी आ जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा हेड भी हो सकता है. तो मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1, 2 एंड 3. तो फेवरेबल आउटकम होगा 3. तो प्रोबेबिलिटी कितनी क्या हो जाएगी? एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4. ठीक है. इसके बाद में 10th एग्जाम्पल देखते हैं. इन अ म्यूजिकल चेयर गेम the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. म्यूजिकल चेयर गेम है, तो उसमें जो म्यूजिक स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करने के बाद में 2 मिनट के अंदर अंदर में म्यूजिक बंद करना है. What is the probability that the music will stop within the first half minute आफ्टर स्टार्टिंग. तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पहले आधे मिनट में ही, फर्स्ट हाफ में ही, पहले आधे मिनट में ही उसने म्यूजिक को बंद कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो देखो टोटल टाइम मतलब टोटल आउटकम जो है टाइम का वो कितना है? 2 मिनट. और हमें पहले आधे मिनट में ही बंद करना है. फेवरेबल आउटकम मतलब फर्स्ट हाफ मिनट में बंद करना है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम विच इज 1/2 अपॉन टोटल आउटकम 2. तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4. ओके, बहुत ही सिंपल है. इसके बाद में एग्जाम्पल 11 देख लेते हैं. अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव crashed somewhere in the rectangular region in figure 15.2. यहां पर बोला है कि एक मिसिंग हेलीकॉप्टर है, वो क्रैश हुआ है, तो वो इस रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पर क्रैश हुआ है. आपको डायग्राम दिया हुआ है बुक में. इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पर क्रैश हुआ है, यहां पर कहीं पर गिरा है.
What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? और इस रेक्टेंगुलर रीजन में यहाँ पर एक लेक है, तो पूछा है कि इस लेक में गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। और लेक ये आपको लेंथ दी है, दिस इज 9 किलोमीटर, दिस इज 4.5 किलोमीटर, दिस इज 2 किलोमीटर एंड दिस इज 6 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, क्योंकि ये पूरा 9 है तो 6 और ये 3, ये पूरा 4.5 है, ये 2, तो ये हो गया 2.5। वो डायग्राम में थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है, छोटा, बट हम रफ डायग्राम बना रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि इस लेक में गिरने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पर भी गिर सकता है, मतलब इतने इतने एरिया पर गिर सकता है। तो टोटल आउटकम जो है, टोटल जहां पर वो गिर सकता है वो एरिया कितना है, 9 इंटू 4.5 किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया में कहीं पर भी गिर सकता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो 9 इंटू 4.5। और फेवरेबल आउटकम मतलब कि इस लेक में गिरने के का एरिया, इस लेक में यदि गिरता है तो इतने एरिया में गिरेगा। तो फेवरेबल आउटकम, हमें लेक में गिरने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लेक का एरिया कितना होगा, 3 इंटू 2.5 किलोमीटर स्क्वायर। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो इसको हम कट कर देते हैं, 3 3 जा 9, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 5 5 जा 5 9 जा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/27। समझ में आ गया। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी आएगी 5/27। इसके बाद में एग्जाम्पल 12 में आपको क्या दिया है, a carton consists of 100 shirts, of which 88 are good and 8 have minor defects and 4 have major defects. एक कार्टन है, एक बॉक्स है, जिसमें टोटल कितने शर्ट हैं, 100 शर्ट्स हैं, जिसमें से अच्छे कितने हैं, 88 जो है वो अच्छे हैं। माइनर डिफेक्ट वाले कितने हैं, 8 है माइनर डिफेक्ट्स। और मेजर डिफेक्ट वाले कितने हैं, 4। ओके। जिम्मी अ ट्रेडर, जिम्मी एक ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। जिम्मी सिर्फ वही वाले शर्ट लेगा जो कि अच्छे हैं, जो अच्छी क्वालिटी के, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वही परचेस करेगा जिम्मी। But Sujata, another trader, will only reject the shirt which have major defects. और सुजाता जो है वो मेजर डिफेक्ट वालों को रिजेक्ट कर देगी, बाकी वो अच्छे वाले भी ले लेगी और माइनर डिफेक्ट वाले भी ले लेगी। One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that it is accepted to Jimmy? Accepted to Jimmy. जिम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो जिम्मी कब एक्सेप्ट करेगा, जब वो शर्ट अच्छा होगा, गुड होगा, तभी। माइनर डिफेक्ट और मेजर डिफेक्ट वाले वो नहीं लेगा। तो यहाँ पर जिम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जिम्मी का फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 88, और टोटल तो 100 शर्ट है, तो 88/100 इसको सॉल्व कर लेना। सेकेंड है एक्सेप्टेड टू सुजाता। तो सुजाता कब एक्सेप्ट करेगी, गुड क्वालिटी का है तो एक्सेप्ट कर लेगी, मेजर डिफेक्ट माइनर डिफेक्ट है तो भी एक्सेप्ट कर लेगी, बट मेजर डिफेक्ट होगा तो वो रिजेक्ट कर देगी। मतलब उसका जो सुजाता का जो फेवरेबल आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा, 88 + 8, क्योंकि वो ये वाले भी एक्सेप्ट कर रही है और ये वाले भी कर रही है, तो विच इज 96। तो यहां पर सुजाता की एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 96/100। Is that clear to everyone? ठीक है।
अब इसके बाद में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ओरली हो जाएंगे सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13। 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time। ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 डाइस है, एक ग्रे कलर का है और एक ब्लू कलर का है, दोनों को हमने सेम टाइम पर थ्रो किया। राइट डाउन ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स। यदि मैं 2 डाइस को थ्रो करता हूं तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे वो मुझे पूरे यहां पर लिखने हैं। देखो यहां पर यदि आपको फाइंड करना है कि टोटल आउटकम कितने होंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि 2, जैसे कि एक डाइस को थ्रो करने पर कितने आउटकम आएंगे 6 है ना। एक डाइस को थ्रो करने पर कितने आउटकम आएंगे 6। हम कितने डाइस थ्रो कर रहे हैं 2, तो उसकी पावर में लिख दो आप 2, तो कितना आ गया 36। मतलब कि 2 डाइस को थ्रो करने पर टोटल आउटकम कितने होंगे 36। यदि मैं एक डाइस को 3 बार थ्रो करता हूं तो एक डाइस में आउटकम कितने होते हैं 6, और कितनी बार थ्रो कर रहे हैं हम 3 बार, तो 6 की पावर 3 विच इज 216, तो कितना आउटकम आएंगे 216। वैसे ही हम कॉइन में भी निकाल सकते हैं। यदि मान लो एक कॉइन को मैं 3 बार टॉस किया तो एक कॉइन में टोटल आउटकम कितने होते हैं 2, तो नीचे लिखा मैंने 2। कितनी बार टॉस कर रहे हैं 3 बार, तो पावर में आ गया 3, तो टोटल आउटकम कितने होंगे 8। तो इस तरीके से हम टोटल आउटकम्स फाइंड कर सकते हैं। यहां पर उसने बोला है कि मैंने डाइस है, एक डाइस के 6 आउटकम, और कितने डाइस हम थ्रो कर रहे हैं 2 बार, 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं या 2 अलग अलग डाइस थ्रो कर रहे हैं, बात एक ही। तो 6 to the power 2 कितने आउटकम होंगे 36। उसने बोला है सारे आउटकम्स आपको लिखना है। तो देखो पहले डाइस पर 1 आया, दूसरे पर भी 1 आया, तो ये फर्स्ट आउटकम। 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है और 1 6 भी हो सकता है। वैसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। Similarly 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 6। वैसे ही 6 1 से लेकर के 6 6 तक टोटल कितने आउटकम हो गए 36 आउटकम। मैंने सारे यहाँ पर लिखे नहीं है, आप समझ जाना। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 से लेकर के 4 6 तक, फिर 5 1 से लेकर के 5 6 तक, फिर 6 1 से लेकर के 6 तक 6 6 तक। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स appearing on the top of the dice is 8। उसने बोला है कि दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहा है उसका सम 8 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी मैं यहां कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हैं हम। सम 8 कब कब आ सकता है, एक तो ये वाला 2 6, इसमें 3 5, इसमें होगा 4 4, इसमें होगा 5 3, इसमें होगा 6 2। 1 2 3 4 5 आउटकम ऐसे हैं जिसमें कि सम कितना आएगा 8 के इक्वल, और टोटल आउटकम कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। फिर अगले में पूछा है कि सम 13 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो क्या दोनों डाइस पर जो नंबर्स आए उनका सम कभी भी 13 हो सकता है क्या? मैक्सिमम सम कितना होगा 6 + 6 12, तो 13 सम तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब सेकंड वाले में फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि ऐसा एक भी आउटकम नहीं है जिसमें सम 13 आ जाए, और टोटल है 36 आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0/36 विच इज 0। और यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो उस इवेंट को हम कौन सा इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब ये कौन सा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा है कि
सम जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए। जो सम है वो या तो 12 के इक्वल होना चाहिए या 12 से कम होना चाहिए। तो हर एक आउटकम में सम जो है वो 12 से कम ही है। सारे आउटकम में सम आप देखोगे तो 12 से कम है, और 12 के इक्वल कब होगा, जब 6 6 आ जाएगा। मतलब ये जितने भी आउटकम्स हैं इन सब में सम जो आएगा वो 12 या 12 से कम ही आएगा। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 36। टोटल आउटकम कितने हो गए, 36। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। मतलब ये कौन सा इवेंट कहलाएगा, श्योर इवेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी समझ में आ गया कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है और श्योर इवेंट क्या होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके बाद में ये हमारा एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको मैं अगले लेक्चर तक के लिए, इसके अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे, और मैं हर एक क्वेश्चन आपको क्लास में नहीं करके बताऊंगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जब तक मैं अगला वीडियो अपलोड नहीं करता हूं तब तक आपको 15.1 पूरी अच्छे से करके रखनी है। उसके बाद में जो डाउट्स यदि आते हैं तो आप वीडियो को रेफर करना, अदरवाइज आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में मिलेंगे, तब हम एक्सरसाइज 15.1 करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।